नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार आज 8 वर्ष पूरे कर रही है। नागरिकों के लिए सुशासन और गरीब कल्याण पर विशेष ध्यान दिया गया। प्रधानमंत्री पीएम केयर्स फंड से चलाई जा रही बच्चों की योजना के विभिन्न लाभ आज वर्चुअल माध्यम से वितरित करेंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर संसदीय कार्य मंत्रालय का विशेष सप्ताह आज से शुरू। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने गुवाहाटी में कहा, सरकार बेहतर संपर्क के लिए पूर्वोत्तर में ढांचागत विकास पर अधिक ध्यान दे रही है। अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम को मान्यता देने की प्रक्रिया सुगम बनाने के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने ऑनलाइन पोर्टल जारी किया। इंडोनेशिया के जकार्ता में एशिया कप हॉकी में कल सुपर पूल में भारत और मलेशिया का मैच ड्रॉ। और आईपीएल क्रिकेट में हार्दिक पांड्या के ऑलराउंड प्रदर्शन से गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर खिताब जीता। समाचार प्रभात में अलका सिंह के साथ मैं विमलेंदु पांडे। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज अमृत महोत्सव क्विज का 83वां प्रश्न है। आज का प्रश्न है, किस स्वतंत्रता सेनानी और सामाजिक कार्यकर्ता ने जनजातीय लोगों के उत्थान के लिए भील सेवा मंडल की स्थापना की थी? प्रश्न एक बार फिर सुन लें। किस स्वतंत्रता सेनानी और सामाजिक कार्यकर्ता ने जनजातीय लोगों के उत्थान के लिए भील सेवा मंडल की स्थापना की थी? श्रोता अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भेज सकते हैं या हमें इस पते पर ईमेल कर सकते हैं, अमृत महोत्सव quiz@prasarbharati.gov.in। ईमेल और व्हाट्सएप नंबर एक बार फिर सुन लें, अमृत महोत्सव quiz@prasarbharati.gov.in और नंबर 8826546262। एक भाग्यशाली प्रतिभागी को विजेता चुना जाएगा और कल के समाचार प्रभात में उनके नाम की घोषणा की जाएगी। विजेता को ई प्रमाण पत्र और पुरस्कार दिया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार आज 8 वर्ष पूरे कर रही है। इस दौरान नागरिकों के लिए सुशासन और गरीब कल्याण पर विशेष ध्यान दिया गया। एक रिपोर्ट। नरेंद्र मोदी सरकार अपने पहले कार्यकाल में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल करने के बाद दूसरे कार्यकाल में और अधिक महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तेजी से कदम बढ़ा रही है। यही कारण है कि आज भारत अभूतपूर्व गति से विकास के पथ पर अग्रसर हो रहा है और उसी रफ्तार से 130 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाएं भी बढ़ रही हैं। श्री मोदी ने दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से अपने पहले संबोधन में लोगों की आकांक्षाओं के प्रति अपनी सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई थी। हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम देशवासियों की ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाएं। इसके हमें प्रोएक्टिवली काम करना ही होगा। हमें इस बात को सुनिश्चित करना होगा कि सामान्य मानवी को रोजमर्रा की जिंदगी में सरकार से जूझना ना पड़े। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री कौशल किशोर ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में कहा कि सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने अपने पार्लियामेंट के पहले भाषण में ही बोला था कि हम चाहते हैं कि सन 2022 तक हिंदुस्तान के अंतिम व्यक्ति के पास उसका अपना निजी आवास हो। तो इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना लागू की। इसके अलावा सौभाग्य योजना लागू की और पूरे देश में
प्रधानमंत्री जी ने प्रत्येक गांव में, प्रत्येक घर में बिजली का कनेक्शन मुफ्त पहुंचाने का काम किया। उज्ज्वला योजना लागू की, जिसके लिए इनके पास गैस सिलेंडर चूल्हे नहीं थे उनको देने का काम किया। पेयजल की व्यवस्था के तहत जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया। 2024 तक सबके घरों में पानी पीने की व्यवस्था पाइपलाइन के द्वारा बिछा करके पहुंचा देने का काम किया जाएगा। मोदी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में भारत को विकास के पथ पर वापस लाने में मदद की। अब दूसरे कार्यकाल में यह विकास को गति प्रदान कर रही है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम केयर्स फंड से देश भर में चलाई जा रही बच्चों की योजना के अंतर्गत विभिन्न लाभ आज वर्चुअल माध्यम से वितरित करेंगे। प्रधानमंत्री स्कूली बच्चों के लिए छात्रवृत्ति अंतरित करेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान वो बच्चों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य कार्ड भी जारी करेंगे। ये योजना कोविड महामारी से निराश्रित बच्चों के लिए पिछले वर्ष 29 मई को शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री वर्चुअल माध्यम से देश भर के लाभार्थी बच्चों से बातचीत भी करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि उत्तर प्रदेश में कोविड के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए ये योजना बड़ा सहारा बनी है। उत्तर प्रदेश में कोविड महामारी के दौरान बहुत सारे बच्चों को अपने माँ बाप को खोना पड़ा, लेकिन पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत सरकार ने उनकी देखभाल और सुरक्षा सुनिश्चित की। उन्नाव जिले की जिला प्रोबेशन अधिकारी रेणु यादव ने आकाशवाणी समाचार को बताया, जनपद उन्नाव में ऐसे 3 बच्चे हैं जिन्होंने कोविड महामारी के कारण अपने माता पिता अभिभावकों को खोया है और उन्हें इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत बच्चे के प्रारंभ से उसकी शिक्षा से लेके उसकी उच्च शिक्षा तक का पूरा सहयोग सरकार द्वारा दिया जा रहा है। बच्चे की उच्च शिक्षा में अगर वो एजुकेशन लोन तक भी लेता है तो वो भी सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। पूरे प्रदेश में 441 बच्चों को केंद्र सरकार की पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत लाभ मिल रहा है और उनका भविष्य अब सुरक्षित हाथों में है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। प्रधानमंत्री 9 मंत्रालयों और विभागों की 16 योजनाओं तथा कार्यक्रमों के लाभार्थियों से कल बातचीत करेंगे। गरीब कल्याण सम्मेलन के नाम से ये कार्यक्रम आजादी के अमृत महोत्सव समारोह के सिलसिले में आयोजित किया जा रहा है। ये कार्यक्रम शिमला में होगा। इसमें प्रधानमंत्री वर्चुअल माध्यम से लाभार्थियों के साथ चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री 21,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि की किसान सम्मान निधि की 11वीं किस्त भी जारी करेंगे। संसदीय कार्य मंत्रालय आज से आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत विशेष सप्ताह का आयोजन कर रहा है। इसके अंतर्गत मंत्रालय बच्चों को शिक्षित करने के लिए विशेष वीडियो का व्यापक प्रचार प्रसार कर रहा है। लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने की दृष्टि से इस वीडियो में बहस और चर्चा के माध्यम से समस्याओं को दूर करने जैसे युवा संसद के आदर्शों का प्रदर्शन किया जाएगा। इस दौरान आजादी का अमृत महोत्सव का संदेश भी दिया जाएगा। कुछ स्कूल युवा संसद कार्यक्रम भी प्रस्तुत करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। इस बार का विषय है एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज और सवाल भेजने की अंतिम तारीख है 1 जून। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार बेहतर संचार व्यवस्था के लिए संपूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास पर अधिक ध्यान दे रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने गुवाहाटी में कहा कि केंद्र सरकार देश में राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास को प्राथमिकता दे रही है। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि पूर्वोत्तर राज्य पूरे दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र के प्रवेश द्वार हैं और केंद्र सरकार पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए इस क्षेत्र में संचार व्यवस्था सुधारने के प्रयास कर रही है। इस अवसर पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि असम में नदी संपर्क की अपार संभावनाएं हैं और उनकी सरकार इस योजना पर काम कर रही है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE
ई ने उच्च शिक्षा संस्थानों और शिक्षकों से संबंधित शिक्षा संस्थानों के अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों को मान्यता देने की प्रक्रिया सुचारू बनाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल की शुरूआत की है। ये पोर्टल राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के कामकाज में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाएगा। पोर्टल का उद्देश्य जवाबदेही, पारदर्शिता और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत व्यवस्था प्रदान करना है। हाल ही में शुरू किए गए 4 वर्ष के एकीकृत शिक्षक अध्यापक कार्यक्रमों के आवेदनों से संबंधित प्रक्रिया इसी पोर्टल पर संचालित की जाएगी। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार आज 8 वर्ष पूरे कर रही है। नागरिकों के लिए सुशासन और गरीब कल्याण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। प्रधानमंत्री पीएम केयर्स फंड से चलाई जा रही बच्चों की योजना के अंतर्गत विभिन्न लाभ आज वर्चुअल माध्यम से वितरित करेंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर संसदीय कार्य मंत्रालय का विशेष सप्ताह आज से शुरू। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने गुवाहाटी में कहा, सरकार बेहतर संपर्क के लिए पूर्वोत्तर में ढांचागत विकास पर अधिक ध्यान दे रही है। अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम को मान्यता देने की प्रक्रिया सुगम बनाने के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने ऑनलाइन पोर्टल जारी किया। पोप फ्रांसिस ने 2 भारतीयों सहित 21 नए कार्डिनल नियुक्त किए। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में राफेल नडाल ने फेलिक्स ऑगर एलियासिम को हराया। इंडोनेशिया के जकार्ता में एशिया कप हॉकी में कल सुपर पूल में भारत और मलेशिया का मैच ड्रॉ। और आईपीएल क्रिकेट में हार्दिक पांड्या के ऑलराउंड प्रदर्शन से गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर खिताब जीता। सिनेमा प्रेमी हो जाओ तैयार, आया है फिल्मों का त्योहार। 29 मई से 4 जून तक लगातार सपनों का शहर लाया आपके लिए उपहार। देखिए मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। पंजीकरण कराएं www.miff.in पर। पोप फ्रांसिस ने कहा है कि वे आगामी 27 अगस्त को 21 नए कार्डिनल नियुक्त करेंगे। इनमें 2 कार्डिनल भारत से शामिल किए जाएंगे। कार्डिनल विश्व भर में गिरजाघरों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनमें विभिन्न संस्कृतियों और परिवेश से संबंधित व्यक्ति शामिल होंगे। अधिकांश विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने के इच्छुक रहते हैं और वे वीजा के विकल्प तलाशते हैं। आकाशवाणी समाचार अमेरिका के शिक्षण संस्थानों में प्रवेश और वीजा को लेकर भ्रम दूर करने के लिए अमेरिकी दूतावास के वीजा प्रमुख डॉन हैफलन और एजुकेशन एटेसी एंटनी मिरांडा के साथ विशेष बातचीत प्रस्तुत करेगा। इसे एफएम गोल्ड चैनल पर आज रात 9:30 बजे से प्रसारित किया जाएगा। ये कार्यक्रम हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल और हमारी वेबसाइट newsonAIR.gov.in पर भी उपलब्ध होगा। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए 16 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन कर्नाटक से, पीयूष गोयल और धनंजय महादिक महाराष्ट्र से पार्टी के उम्मीदवार होंगे। उत्तर प्रदेश से सुरेंद्र सिंह नागर, दर्शन सिंह और संगीता यादव को और डॉक्टर कल्पना सैनी को उत्तराखंड से उम्मीदवार बनाया गया है। पार्टी ने झारखंड से आदित्य शाही को उम्मीदवार बनाया है। जनता दल यूनाइटेड ने केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह को राज्यसभा का टिकट नहीं दिया है। पार्टी ने झारखंड जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष खीरू महतो को बिहार से पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। तमिलनाडु के पुलिस महानिदेशक डॉक्टर शैलेंद्र बाबू ने ऑनलाइन अपराधों की बढ़ती संख्या को देखते हुए पुलिसकर्मियों को साइबर अपराधों की जांच पर विशेष बल देने को कहा है। वेल्लोर में कल एक बैठक में उन्होंने राज्य के उत्तरी जिलों में पुलिस के कामकाज की समीक्षा की। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि अपराध पीड़ितों को उचित न्याय सुनिश्चित करने के लिए लंबित मामलों पर सक्रियता से जुट जाना चाहिए। बाद में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि नियोक्ताओं द्वारा प्रवासी श्रमिकों की पृष्ठभूमि की जांच कावलन नामक पुलिस मोबाइल ऐप से की जा सकती है। इस ऐप से श्रमिकों के खिलाफ उनके मूल स्थानों पर किसी भी लंबित मामले की जांच किया जाना संभव है। बांग्लादेश और भारत के बीच बहुप्रतीक्षित यात्री रेल सेवाएं रविवार को 2 साल से अधिक समय के अंतराल के बाद फिर से शुरू हो गईं।
ढाका से कोलकाता के लिए मैत्री एक्सप्रेस और कोलकाता से खुलना तक चलने वाली बंधन एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। एक रिपोर्ट। ढाका छावनी रेलवे स्टेशन से कोलकाता जाने के लिए जब रविवार को मैत्री एक्सप्रेस ट्रेन रवाना हुई तो इसमें बैठे 170 यात्रियों के चेहरे पर उत्साह और खुशी की झलक दिखाई दे रही थी। बांग्लादेश रेलवे के महानिदेशक धीरेन्द्र नाथ मजूमदार ने मैत्री एक्सप्रेस के यात्रियों का फूलों के साथ स्वागत किया। लगभग उसी समय कुछ घंटे पहले कोलकाता से खुलना के बीच चलने वाली बंधन एक्सप्रेस 2 साल से अधिक समय के बाद एक बार फिर बांग्लादेश के बेनापोल स्टेशन पहुंची, जहां एक और बांग्लादेश के लोगों ने कोरोना महामारी के कारण 2 साल से भी अधिक समय तक बंद रहने के बाद मैत्री एक्सप्रेस और बंधन एक्सप्रेस के फिर से शुरू होने का स्वागत किया। वहीं वे 1 जून का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उसी दिन बुधवार को न्यू जलपाईगुड़ी और ढाका के बीच भारत और बांग्लादेश के रेल मंत्री नई शुरू की गई ट्रेन मिताली एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। राजेश झा, आकाशवाणी समाचार, ढाका। नेपाल के विमान में सवार महाराष्ट्र के ठाणे के एक परिवार के लापता होने की खबर है। ये विमान कल दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस विमान में भारत के त्रिपाठी परिवार के 4 सदस्य भी यात्रा कर रहे थे। अशोक त्रिपाठी, उनकी पत्नी वैभवी वांदेकर, बेटा धनुष्या और बेटी रितिका घूमने गए थे। नेपाल में भारतीय दूतावास इस परिवार की तलाश में जोर शोर से लगा हुआ है। फ्रेंच ओपन में राफेल नडाल ने कल 9वीं वरीयता प्राप्त फेलिक्स ऑगर आलियासिम के साथ 5 सेट के चौथे दौर के मैराथन मैच में जीत हासिल की। नडाल ने सेट डाउन से उबरकर आगर ओलियासिम को 3-6, 6-3, 6-2, 3-6, 6-3 से हरा दिया। इसके साथ ही उन्होंने पिछले चैंपियन और विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच के खिलाफ क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। नडाल और जोकोविच के बीच दौरे पर ये कैरियर की 59वां मुकाबला होगा। एशिया कप हॉकी के सुपर 4S में कल जकार्ता में भारत और मलेशिया का मुकाबला 3-3 गोल से बराबर रहा। भारत और दक्षिण कोरिया 1-1 मुकाबले की बराबरी और 4-4 अंक के साथ अंक तालिका में शीर्ष पर हैं। मलेशिया 2 अंक के साथ तीसरे स्थान पर है, जबकि जापान अंक तालिका में सबसे नीचे है। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर पहली बार इंडियन प्रीमियर लीग खिताब जीता। फाइनल में देर रात राजस्थान रॉयल्स ने निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट पर 130 रन बनाए। गुजरात टाइटंस ने 7 विकेट पर 11 गेंद शेष रहते मैच जीत लिया। शुभमन गिल ने नाबाद 45 और डेविड मिलर ने 19 गेंदों में शानदार 32 रन बनाए। हार्दिक पांड्या ने 3 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। प्राची यादव ने पोलैंड के पोजनॉन में दिव्यांगजनों के आईसीएफ नौकायन विश्व कप में कांस्य पदक जीता है। वे नौकायन विश्व कप पदक जीतने वाली पहली दिव्यांग भारतीय हैं। प्राची ने 1 मिनट 4 सेकंड और 71 मिली सेकंड का समय लिया। ऑस्ट्रेलिया की सुजान सीपेल प्रथम स्थान पर रहीं। कनाडा की ब्रायना हेनेसी दूसरे स्थान पर रहीं। भारत ने 26 मई से 29 मई तक आयोजित की गई इस प्रतियोगिता में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के अहमदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर की आधारशिला रखी। 20 एकड़ से अधिक क्षेत्र के इस परिसर के निर्माण में 631 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। श्री शाह ने इसके लिए धनराशि आवंटित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि इस विश्व स्तरीय खेल परिसर से बच्चों और युवाओं में खेलों के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कल बेंगलुरु में योग अनुसंधान और इसके अनुप्रयोगों के बारे में 24वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन समारोह में भाग लिया। ये समारोह स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान सम विश्वविद्यालय के प्रशांति कुटीर में आयोजित किया गया। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम आपके लिए रोजाना ला रहे हैं इसी शानदार संघर्ष की एक झलक।
भाषा, प्रजातंत्र के शासन की भाषा, देवनागरी लिपि में भाषा, जन जन के मन की अभिलाषा। हिंदी भाषा में पत्रकारिता के आरंभ की स्मृति में भारत में हर साल 30 मई को मनाया जाता है हिंदी पत्रकारिता दिवस। 30 मई 1826 को भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ था, जिसे पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने कलकत्ता से प्रकाशित किया था। यद्यपि आर्थिक समस्याओं के कारण ये समाचार पत्र लंबे समय तक प्रकाशित नहीं किया जा सका, लेकिन इसने देसी भाषा में प्रेस को प्रोत्साहन दिया और देश के कोने कोने तक राष्ट्रवादी धारणा पहुंचाने में सहायता की। अंधेर नगरी चौपट राजा, सन 1857 में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ने ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता की बर्बर तानाशाही के प्रति नई चेतना विकसित की। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी क्षेत्रों में सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक सुधारों को प्रोत्साहन देने की प्रेरणा मिली। 1868 में उन्होंने काशी से कवि वचन सुधा के प्रकाशन के माध्यम से हिंदी लेखकों को प्रेरित किया। इस पत्रिका के माध्यम से उन्होंने जन चेतना लाने का कार्य किया और स्त्री पुरुष समानता का समर्थन किया। उन्होंने भारत के स्वशासन और संपूर्ण संप्रभुता का स्वप्न देखा। हिंदी साहित्य और पत्रकारिता में भारतेंदु के युग को न सिर्फ हिंदी भाषी लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए स्वर्ण काल माना जाता है, बल्कि इसने ब्रिटिश दमन का भी कड़ा प्रतिकार किया। 1903 में सरस्वती के संपादन का दायित्व महावीर प्रसाद द्विवेदी पर आ गया और हिंदी पुनर्जागरण का तीसरा चरण आरंभ हुआ। इस युग के दौरान कविता में सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक समस्याएं मुखर हुई, जबकि गीतों में सामाजिक जागरण को प्रमुखता से जगह मिली। हिमाद्रितुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। 1907 में मदन मोहन मालवीय ने प्रयाग से साप्ताहिक साहित्य का प्रकाशन शुरू किया और उसी वर्ष माधव राव सप्रे ने नागपुर से हिंद केसरी निकाला। गणेश शंकर विद्यार्थी ने 1910 में कानपुर से जोशीला और क्रांतिकारी साप्ताहिक प्रताप प्रकाशित किया, जो राष्ट्रवादी युवाओं की आवाज था। हिंदी पत्रकारिता के लिए एक और महत्वपूर्ण योगदान 1913 में प्रभा का प्रकाशन था, जिसे पहले कालूराम गंगराडे और माखनलाल चतुर्वेदी खंडवा से प्रकाशित करते थे, लेकिन बाद में ये 1919 में कानपुर में विद्यार्थी की प्रताप प्रेस से निकलने लगा। प्रभा स्वतंत्रता संघर्ष के लिए एक समर्पित समाचार पत्र था। मातृभूमि पर शीश छड़ाने, जिस पर जावे वीर अनेक। प्रभा और प्रताप के साथ चांद भी महत्वपूर्ण पत्रिका थी। चांद ने ब्रिटिश उपनिवेशी शासन के विरुद्ध राष्ट्रवाद के बीज बोए और स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वतंत्रता संघर्ष में सहायता करने के लिए 1920 में शिव प्रसाद गुप्त ने काशी से आज का प्रकाशन शुरू किया। 19 अगस्त 1921 को गांधी जी ने नवजीवन का हिंदी संस्करण आरंभ किया। आचार्य शिव पूजन सहाय ने 1922 में मासिक पत्रिका आदर्श का संपादन प्रारंभ किया। कोलकाता से हिंदी साप्ताहिक मतवाला की शुरुआत 26 अगस्त 1923 को हुई, जिसने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेव प्रसाद सेठ, शिव पूजन सहाय, बेचन शर्मा उग्र और नवजादिक लाल श्रीवास्तव जैसे प्रसिद्ध साहित्यकारों को आकर्षित किया। 1928 में कोलकाता से ही बनवारी दास चतुर्वेदी ने विशाल भारत मासिक का संपादन आरंभ किया और 1933 में गांधी जी ने हरिजन सेवक निकाला, जो अस्पृश्यता और गरीबी से उनकी लड़ाई का प्रमुख साधन बना। प्रेमचंद ने 1930 में हंस का प्रकाशन आरंभ किया। उन्होंने भारतीय लोगों पर ब्रिटिश शासन के अत्याचार और दमन को आवाज दी। सितंबर 1936 में हंस के अंतिम अंक में शानदार निबंध महाजनी सभ्यता प्रकाशित हुआ, जो प्रेमचंद की तीक्ष्ण क्रांतिकारी चेतना का प्रमाण है। राष्ट्रवादी विचारधारा के पनपने और प्रचार प्रसार के दौरान हिंदी पत्रकारिता स्वतंत्रता संघर्ष की रीढ़ रही है।
और उसने जनता को जागरूक करने और सशक्त राष्ट्रीय भावना के प्रोत्साहन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। कल फिर मिलेंगे एक नई कड़ी के साथ। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और गरज के साथ बिजली चमकने का अनुमान है। मुंबई और चेन्नई में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा या आंधी आने की संभावना है। इन महानगरों में तापमान 28 से 41 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। श्रीनगर में आंधी के साथ बारिश आ सकती है। जम्मू, लेह, गिलगित और मुजफ्फराबाद में आमतौर पर बादल छाए रहने और बारिश या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। बेंगलुरु और तिरुवनंतपुरम में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। एक या दो बार बारिश या गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। विशाखापट्टनम में आंधी और बारिश की संभावना है। पूर्वोत्तर में गुवाहाटी, इम्फाल, कोहिमा, गंगटोक, शिलंग, आइजोल, अगरतला और ईटानगर में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। एक या दो बार वर्षा या गरज के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। अलका, बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। जी विमलेंदु, आज के विभिन्न अखबारों ने अलग अलग खबरों को महत्व दिया है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, 3 दिन पहले पधारा मानसून, केरल में झमाझम के आसार, उत्तर भारत को लू से निजात, आगे बढ़ने की सभी परिस्थितियां अनुकूल। झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, विदर्भ, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुद्दुचेरी और लक्षद्वीप में हवाओं के साथ बारिश। जनसत्ता की अहम खबर है, सरकार ने आधार कार्ड की फोटोकॉपी साझा न करने का परामर्श वापस लिया। सरकारी विज्ञप्ति की गलत व्याख्या की आशंका को देखते हुए इसे वापस लिया गया। आकाशवाणी से प्रधानमंत्री के मन की बात को हिन्दुस्तान ने सुर्खी दी है, अलग अलग भाषाएं और बोली देश की शक्ति। देश में $1 अरब के स्टार्टअप यूनिकॉर्न की संख्या पर अमर उजाला लिखता है, यूनिकॉर्न के शतक से जगा सामर्थ्य के प्रति नया विश्वास। कोरोना काल में भी भारतीय स्टार्टअप ने किया संपदा और मूल्य का सृजन। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या अखबारों की बड़ी खबर है। नवभारत टाइम्स लिखता है, पंजाब के डीजीपी ने कहा वारदात गैंगवार का नतीजा। एक दिन पहले ही मूसेवाला की सुरक्षा में हुई थी कटौती। दैनिक जागरण लिखता है, अमेरिका बना भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार। चीन को पीछे छोड़कर वित्त वर्ष 2021-22 में भारत का व्यापार $119 अरब से अधिक पर पहुंचा। गुजरात के रण में खिला गुलाब शीर्षक से दैनिक भास्कर का कहना है, क्यारियों से पहचानी जाती है कच्छ के गांव की गलियां। खेती में नवाचार अपनाकर गुजरात के कच्छ अंजार में बसा एक गांव नानी नागल पर रोज 8 टन सब्जी और 3 टन फूल बेचता है। राजस्थान पत्रिका ने विश्व खाद्य कार्यक्रम की रिपोर्ट को सुर्खी दी है, भोजन बर्बाद करने में भारत दुनिया का दूसरा बड़ा देश। अमीर लोग खाने से ज्यादा करते हैं बर्बाद, गरीब दाने दाने को मोहताज। बुलेटिन समाप्त होने से पहले अमृत महोत्सव क्विज का आज का प्रश्न एक बार फिर सुन लीजिए। किस स्वतंत्रता सेनानी और सामाजिक कार्यकर्ता ने जनजातीय लोगों के उत्थान के लिए भील सेवा मंडल की स्थापना की थी? आप अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भेज सकते हैं या हमें इस पते पर ईमेल कर सकते हैं, amritmahotsav@prasarbharati.gov.in। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार आज 8 वर्ष पूरे कर रही है। नागरिकों के लिए सुशासन और गरीब कल्याण पर विशेष ध्यान दिया गया। प्रधानमंत्री पीएम केयर्स फंड से चलाई जा रही बच्चों की योजना के विभिन्न लाभ आज वर्चुअल माध्यम से वितरित करेंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर संसदीय कार्य मंत्रालय का विशेष सप्ताह आज से शुरू। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने गुवाहाटी में कहा, सरकार बेहतर संपर्क के लिए पूर्वोत्तर में ढांचागत विकास पर अधिक ध्यान दे रही है।
अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम को मान्यता देने की प्रक्रिया सुगम बनाने के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने ऑनलाइन पोर्टल जारी किया। पोप फ्रांसिस 2 भारतीय सहित 21 नए कार्डिनल नियुक्त करेंगे और फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में राफेल नडाल ने फेलिक्स ऑगर एलियासिम को पराजित किया और इंडोनेशिया के जकार्ता में एशिया कप हॉकी में कल सुपर पूल में भारत और मलेशिया का मैच ड्रॉ। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।